You're listening to AI Podcast, where headlines meet depth. चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीति में आए उस जबरदस्त भूचाल की, जो सिर्फ आज की सुर्खियां नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक उस राज्य की पूरी कहानी लिखने वाला है। ये कहानी है एक युग के अंत की और एक बिल्कुल नए और शायद अनिश्चित अध्याय की शुरुआत की। देखिए, ये सिर्फ कोई अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये बिहार की वो जमीनी हकीकत है जो इस वक्त आकार ले रही है। सोचिए, 2 दशकों तक मतलब 20 साल तक बिहार की पूरी राजनीति जिस एक नाम के इर्द गिर्द घूमती रही, उस नाम पर अब धीरे धीरे पर्दा गिर रहा है। और इसका मतलब है कि सत्ता का पूरा समीकरण, पूरी की पूरी इक्वेशन ही बदल रही है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही है, लगभग 20 साल बिहार पर राज करने के बाद नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। और देखिए, इसे कोई मामूली फेरबदल समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये एक पीढ़ीगत बदलाव है, एक जनरेशनल शिफ्ट है जिसका असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा होने वाला है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री 2005 से लगभग लगातार सत्ता में, और ये देखिए, रिकॉर्ड 10 बार शपथ। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बताते हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो पिछले 20 सालों से बिहार की राजनीति का सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे। हर गठबंधन, हर चुनाव, हर बड़ा फैसला, सब कुछ उन्हीं से शुरू और उन्हीं पर खत्म होता था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इतना लंबा, इतना कामयाब सफर तय करने के बाद नीतीश कुमार अब क्यों हट रहे हैं? क्या ये कोई अचानक लिया गया फैसला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही सोची समझी और बहुत बारीकी से लिखी गई राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और जरा देखिए कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1 मार्च को नीतीश कुमार 75 साल के होते हैं और सिर्फ 3 दिन बाद 4 मार्च को वो ऐलान कर देते हैं कि उनका अगला पड़ाव राज्यसभा है। 5 मार्च को जब वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उनके साथ कौन होता है? खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ये एक साफ साफ इशारा था कि ये फैसला कितना बड़ा है और इसे दिल्ली की मंजूरी भी हासिल है। और बस 16 मार्च के चुनाव के साथ ही उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की आखिरी पटकथा भी लिख दी गई। तो इस पूरे बड़े कदम के पीछे असल में 2 मुख्य वजह हैं। एक जिसे सामने रखा जा रहा है वो है उनकी सेहत, और दूसरी जो असली राजनीतिक वजह है वो है पावर के बैलेंस में आया एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं कोई नई बात नहीं थी। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये धारणा आम हो गई थी कि अब बिहार को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। ऐसे में राज्यसभा जाने का ये कदम उन्हें एक सम्मानजनक रास्ता देता है। वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी बने रहेंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी की जो दिन रात की थका देने वाली जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे। और ये स्लाइड असल में पूरी कहानी बयां कर देती है कि सत्ता का संतुलन आखिर बदला कैसे। 2025 के चुनावों में जेडीयू ने शानदार वापसी की, 43 से सीधे 85 सीटों पर पहुंची। लेकिन असली बाजी मारी बीजेपी ने। 89 सीटें जीतकर बीजेपी पहली बार बिहार में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और राजनीति में इसका मतलब साफ था, गठबंधन में अब बड़ा भाई बीजेपी थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला हक भी उसी का था। चलिए अब देखते हैं कि इस बड़े बदलाव से कौन से नए चेहरे सत्ता के केंद्र में आ रहे हैं। और यहाँ 2 बहुत बड़े मोड़ हैं। एक, राज्य के सबसे ऊंचे पद पर एक नई पार्टी का आना, और दूसरा, एक नए राजनीतिक वंश का बेहद विवादास्पद तरीके से राजनीति में आना। ये बिहार की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल है। सोचिए, 90 के दशक के मध्य से एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद बीजेपी ने कभी भी मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगा था या उन्हें मिला नहीं था। ये कुर्सी हमेशा नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के पास ही रही। लेकिन अब वो सब कुछ बदल रहा है, और ये सिर्फ एक कुर्सी का बदलाव नहीं, ये बिहार की सामाजिक और आर्थिक दिशा के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। तो सवाल है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? दौड़ में 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। एक तरफ है सम्राट चौधरी, अपनी आक्रामक राजनीति और अपनी उस मशहूर पगड़ी प्रतिज्ञा के लिए जाने जाते हैं। वो बीजेपी की ओबीसी राजनीति का बड़ा चेहरा हैं। तो दूसरी तरफ हैं नित्यानंद राय, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और माना जाता है कि उन्हें दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व, खासकर अमित शाह का मजबूत समर्थन हासिल है। वो यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश का नेतृत्व करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, और ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें एक गहरी विडंबना, एक गहरी आयरनी छिपी हुई है। एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। सामने आते हैं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो सीधे सीधे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर राजनीति में एंट्री ले रहे हैं।
अब ये चौंकाने वाला क्यों है? क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जिंदगी वंशवाद की राजनीति का जोर शोर से विरोध किया है। ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा मौका है ये कहने का कि जिस वंशवाद की उन्होंने हमेशा आलोचना की, आज वो खुद उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए अब राजनीतिक चेहरों से हटकर एक बहुत बड़े नीतिगत सवाल पर आते हैं। इस सत्ता परिवर्तन का एक सीधा असर बिहार की सबसे चर्चित और सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक पर पड़ सकता है, और वो है शराबबंदी। ये वो सवाल है जो आज बिहार में हर किसी की जुबान पर है। नीतीश कुमार की इस महत्वाकांक्षी और निजी तौर पर बहुत ज्यादा प्रचारित की गई नीति का भविष्य क्या होगा? एक ऐसी नीति जो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये एक राजनीतिक चक्रव्यूह की तरह है। जेडीयू तो इसे नीतीश कुमार की विरासत बताकर बचाने में लगी है, खासकर महिला वोटों को ध्यान में रखकर। बीजेपी जो विपक्ष में रहते हुए इसकी खूब आलोचना करती थी, अब सत्ता में आकर अजीब सी खामोशी उड़े हुए है। छोटे सहयोगी दल जैसे हैम और आरएलएम वो राजस्व के नुकसान और गरीबों पर हो रहे केस का हवाला देकर इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि मुख्य विपक्ष यानी आरजेडी भी कह रही है कि सरकार इसे हटाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जमीनी हकीकत क्या है वो ये एक लाइन बयां कर देती है, और ये लाइन किसी विपक्षी नेता की नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की है, जब वो कहते हैं कि शराबबंदी तो हो नहीं रही है, होम डिलीवरी हो रही है। तो ये इस नीति की जमीनी विफलता पर एक तरह से सरकारी मुहर की तरह है। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, नई सरकार इसे एक झटके में खत्म करने का राजनीतिक जोखिम नहीं उठाएगी, क्योंकि इससे महिला मतदाता नाराज हो सकती हैं। तो सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि एक क्रमिक सुधार का रास्ता अपनाया जाएगा। पहले समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटियां बनेंगी, फिर छोटे मोटे मामलों में नरमी बरती जाएगी, और आखिर में धीरे धीरे इसे गुजरात मॉडल की तरह एक नियंत्रित व्यवस्था में बदला जा सकता है, जहां शराब पर पूरी तरह पाबंदी ना हो बल्कि कुछ नियमों और ऊंचे टैक्स के साथ उपलब्ध हो। तो जब हम इन सभी बदलावों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। बिहार की राजनीति में सिर्फ एक पन्ना नहीं पलटा है, बल्कि ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी किताब ही बदल गई है। यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। द बॉटम लाइन यही है, नीतीश युग का अंत हो चुका है। अब बिहार एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहा है जहां सत्ता की कमान सीधे तौर पर बीजेपी के हाथ में होगी और नीतीश कुमार एक मार्गदर्शक की नई भूमिका में होंगे। ये एक मामूली फेरबदल नहीं, ये एक स्थायी और बुनियादी बदलाव है। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब बीजेपी पहली बार नेतृत्व संभाल रही है, एक नया राजवंश सरकार में आ रहा है और पुरानी बड़ी नीतियों का भविष्य खुद अनिश्चित है, ऐसे में बिहार का आने वाला कल कैसा दिखेगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन ये तय है कि बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी अब मुमकिन नहीं है। इस एआई पॉडकास्ट को देखने के लिए धन्यवाद। ताज़ा खबरों और गहन विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।